मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राजनीतिक अभिजन पर चर्चा करें। अभिजन, इसको इंग्लिश में पॉलिटिकल एलाइट कहते हैं या एलिट कहते हैं या एलिट ग्रुप कहते हैं। यह एलिट या एलाइट राजनीतिक अभिजन या राजनीतिक संभ्रांत जन क्या है? आपने गौर किया होगा, किसी भी स्थान पर, चाहे कोई नगर हो, चाहे कोई जिला हो, कोई ऑफिस हो, कोई क्लास हो, कोई गांव हो, कोई मोहल्ला हो, कहीं पर भी आप उस स्थान पर कुछ लोगों को, एक को नहीं, कुछ लोगों को ज्यादा सक्रिय दिखते होंगे, मुखर दिखते होंगे आप। तो ये जो मुखर होना है या अन्य लोगों से अपने आप को उच्च स्तर का समझना, इसे ही राजनीतिक अभिजन का नाम दिया जाता है। जैसे क्लास है, क्लास में 100 विद्यार्थी हैं। उन 100 विद्यार्थियों में 100 के 100 पूरे के पूरे सक्रिय होंगे, समान होशियार होंगे, आवश्यक नहीं है। उस पूरे क्लास में 2, 3, 4, 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ज्यादा सक्रिय होंगे, ज्यादा मुखर होंगे। मतलब ये जो 4-5 विद्यार्थी ज्यादा मुखर हैं, चाहे किसी भी दृष्टि से उनमें कोई खासियत है, तो वे संभ्रांत जन या एलिट क्लास कहलाएंगे। इसी प्रकार से किसी गांव में चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, समाज का हो, किसी न किसी प्रकार से जो वह सक्रिय ज्यादा होता है अन्य लोगों की तुलना में, तो वह संभ्रांत वर्ग कहलाता है। यह संभ्रांत वर्ग पूरी दुनिया में, प्रत्येक स्थान में, शासकीय कार्यालयों में, क्लासेस में, मजदूर संघों में और श्रमिक संघों में, व्यापारिक संघों में, हर जगह आपको ये मिलेंगे। संसद में, संसद के बाहर में, हर जगह आपको ये संभ्रांत जन मिलेंगे। ये संभ्रांत जन अपनी किसी न किसी एक खासियत के चलते अन्य लोगों से उच्च होते हैं, भिन्न होते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द है एलाइट, जो कि एलिगर से बना है। एलिगर का मतलब होता है सिलेक्शन बाय चॉइस, पसंद के द्वारा चुनाव करिए, लेकिन वह आपकी पसंद का हो। तो उसको राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक अभिजन का नाम दिया जाता है। इसकी परिभाषा, इसके जो विचारक हैं राजनीतिक वैज्ञानिक, जिन्होंने राजनीतिक अभिजनों पर अध्ययन किया है और कई प्रकार के निष्कर्ष निकाले हैं, इनमें मोस्का, पेरेटो, मिचेल्स, बर्नहम, लासवेल और वाल्डो जैसे राजनीतिक वैज्ञानिक शामिल हैं। इन्होंने राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किया है। इसको परिभाषित करते हुए मिचेल्स कहते हैं राजनीतिक अभिजन संगठित अल्प समूह है। देखिए, ये संगठित होते हैं और ये अल्प समूह होता है, बहुसंख्यक लोगों का समूह नहीं होता। कुछ लोग होते हैं, 2, 4, 5, 8, 10 इतना होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो ये संगठित होते हैं। अल्पसंख्यकों का यह संगठित समूह होता है जो एक सी अंतर प्रेरणा से प्रेरित रहते हैं। एक सी अंतर प्रेरणा मतलब हम आम लोगों से उच्च हैं, ये अंतर प्रेरणा है, उससे प्रेरित होते हैं। हम आम लोगों से उच्च हैं, अलग हैं, उनके हित अलग हैं, हमारे हित अलग हैं, लेकिन हमको उनका समर्थन चाहिए, तो उनके साथ हमको चलना पड़ेगा। ये भावना होती है उनमें। और जो असंगठित बहुसंख्यकों पर आधिपत्य जमाए रहते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग असंगठित होता है, इनको संगठित करने का काम यह संभ्रांत जन करता है। समाज के 2-4 लोग, खास लोग ये काम करते हैं। लासवेल कहता है राजनीतिक अभिजन राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता धारक है। ये सत्ता को धारण भी करते हैं, मतलब सत्ता में भी रहते हैं। जैसे संसद का चुनाव होता है, बहुमत की स्थापना हो, बहुमत बन गया, तो बहुमत के सबको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इन कुछ लोगों को जो ज्यादा उच्च होंगे, जो ज्यादा अच्छे होंगे, उनको कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाता है। तो संसद के बहुमत दल में ये जो मंत्री हैं, मंत्रियों को आप राजनीतिक अभिजन कह सकते हैं।
और इसके बाद सीबी जेना कहते हैं समाज की राजनीतिक अभिजन समाज का अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक में होते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था के संचालन और उसके निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। एक तो अल्पसंख्यक हो गया, अल्पसंख्यक वर्ग हुआ। दूसरी चीज जो राजनीतिक व्यवस्था के संचालन, देखिए राजनीतिक व्यवस्था का संचालन और उसके निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जो कि जैसे हमारे देश में वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ मंत्रिमंडल के 2, 3, 4 सदस्य हैं जो हर विषय पर अंतिम निर्णय लेते हैं पहले, उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक उसको रखा जाता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक समाज में, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक संस्थानों में, हर जगह आपको खास लोग मिलेंगे। ये खास लोग आम जनता की तुलना में अपने को उच्च समझते हैं। उच्च क्यों समझते हैं? हो सकता है इनमें किसी इनका जन्म किसी खास परिवार में हुआ हो, ये समाज की किसी उच्च जाति से संबंधित हो, इनकी आर्थिक स्थिति अन्य लोगों की तुलना में बहुत अच्छी हो, ये शैक्षणिक दृष्टि से अन्य लोगों की तुलना में बहुत आगे बढ़े हुए हों, तो इनमें कोई ना कोई खासियत होती है, चाहे आर्थिक हो, चाहे जन्म हो, चाहे परिवार हो, चाहे जाति हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से किसी न किसी प्रकार की खासियत आपको देखने को मिलेगी। तो जो विशेषता इनमें पाई जाती है अन्य लोगों में कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इन्हें अभिजन या संभ्रांत वर्ग कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हुई। अब राजनीतिक अभिजन की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले समाज का यह अल्पसंख्यक उच्च वर्ग होता है। इनको उच्च वर्ग की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि आम जनता से भिन्न होते हैं। इनकी प्रकृति, इनका चाल चलन, इनका आचरण, इनका व्यवहार अन्य लोगों की तुलना में खास होता है, विशिष्ट होता है, और इसको समाज के लोगों के द्वारा मान्यता दी जाती है। तो ये समाज का अल्पसंख्यक उच्च वर्ग होता है, चाहे जाति की दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, किसी न किसी प्रकार से इनमें एक खासियत देखने को मिलती है। दूसरी चीज, सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं, ये सत्ता में भाग लेते हैं। दबाव समूह वह है, हित समूह वह है जो सत्ता में नहीं रहता, सत्ता के बाहर रहकर सत्ताधीशों को प्रभावित करता है, लेकिन संभ्रांत जन सत्ता में आसीन होते हैं, सत्ता धारण करते हैं, मतलब शासन करते हैं। तीसरी चीज, राजनीतिक निर्णय निर्माण में हाथ होता है। प्रत्येक राजनीतिक निर्णय, प्रत्येक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। जैसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा वीआईपी कहते हैं, वीवीआईपी कहते हैं। ये वीवीआईपी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो किसी न किसी दृष्टि से ये खास लोग होते हैं, महत्वपूर्ण लोग होते हैं। फिर समाज के श्रेष्ठ वर्ग और व्यक्ति के रूप में मान्य होते हैं। समाज में इनको मान्यता मिलती है, समाज के लोग स्वीकार करते हैं। बहुसंख्यक समाज के लोग इनको स्वीकार करते हैं और इनका नेतृत्व भी चाहते हैं। और उस खासियत और उस संभ्रांत वर्ग में एक विशेषता होती है कि वे आम जनता का नेतृत्व कर सकते हैं। जब नेतृत्व करेंगे, स्वाभाविक उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, उनका समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा, और आम जनता उनको समर्थन भी देती है। आम जन से भिन्न और विरोधी हित, आम जन से भिन्न होते हैं, उच्च होते हैं, और चूंकि ये उच्च होते हैं इसलिए आम जनता से इनका हित विरोधी होता है, क्योंकि ये चाहते हमारा वर्चस्व बना रहे। तो आम जनता से कैसे करके अनुकूल हित होगा? तो इनका हित भले ही विरोधी होता है, लेकिन वे जनता को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि एक या कुछ लोग यदि अपनी मुल्क की एक टांग शुरू करें तो फिर समाज का भला नहीं होगा। तो आम जनता से उच्च होते हैं, लेकिन हित इनके विरोधी होते हैं। फिर राजनीतिक परिवर्तन से सामंजस्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। देश में, समाज में राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं। देश में कभी भी यदि राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन से अपना समायोजन कर लेते हैं। मतलब जिधर बम उधर हम, फटे बम भगे हम। तो ये राजनीतिक सामंजस्य करते हैं, समाज के उच्च वर्ग से या राजनीतिक सत्ता से कभी भी विरोध का भाव नहीं रखते हैं, उनके साथ ही चलते हैं।
और जन समर्थन से युक्त। इनको जनता का समर्थन निरंतर मिलते रहता है। जो जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक संभ्रांत जन कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद स्वरूप के बारे में चर्चा होती है। राजनीतिक अभिजन का स्वरूप क्या होता है? जैसे कि आपने प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़ा होगा। प्लेटो क्या बोलता है? प्लेटो कहता है सभी लोग शासक नहीं बन सकते, तो वह शासकों के लिए पृथक और विशेष प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्था करता है। प्लेटो का यह मानना है कि शासक बिना प्रशिक्षण के कैसे बन जाएगा कोई शासक, तो वह शासकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है। अरस्तु कहता है कुछ लोग शासन करने के लिए जन्म लेते हैं, तो कुछ शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। अरस्तु और प्लेटो शासक और शासित में भेद करते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि समाज में सब के सब शासक नहीं हो सकते, सब के सब शासित नहीं हो सकते। इनमें जो मुखिया होते हैं वही राजनीतिक संभ्रांत है, राजनीतिक अभिजन है। तो इनमें शासन करने की क्षमता सब में नहीं होती। जैसे समाजवादी दल के अंतर्गत भी, साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत भी कहा जाता है कि श्रमिक ही पूरे देश का शासन करेंगे, लेकिन श्रमिकों में भी जो खास लोग होते हैं वही लोग शासन करते हैं। बाकी आम जनता, आम श्रमिक तो वैसे ही रहता है जैसे पहले रहता था। दूसरी चीज, इनमें खासियत होती, विशिष्टता होती है। किस आधार पर? जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आर्थिक आधार पर या प्रतिष्ठा के आधार पर, किसी न किसी प्रकार से इनमें खासियत होती है। इनकी स्थिति आम जनता से उच्च होती है, तो ये विशिष्टता होती है। तीसरी बात, ये सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, हर जगह पर आपको ये मिलेंगे। और यदि मान लीजिए कहीं पर भी दो चार मुखर व्यक्ति हैं, दो चार खास लोग हैं जो कि लोगों को लेकर चलते हैं, लोगों के हितों को अभिव्यक्त करते हैं, आप कह सकते हैं ये अभिजन है। तो ये सर्वत्र हर स्थान पर आपको मिलेंगे। फिर समाज में दो वर्ग के लोग होते हैं। समाज में कैसे दो वर्ग? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। हर जगह आपको समाज में दो वर्ग के लोग मिलेंगे, मध्यम वर्ग के लोग मिलेंगे। जो उच्च वर्ग में भी ये अभिजन पाए जाते हैं, निम्न वर्गों में भी अभिजन पाए जाते हैं, मध्यम वर्ग में भी अभिजन पाए जाते हैं। हर स्थान पर, हर जगह पर, प्रत्येक स्थिति में ऐसे अभिजन पाए जाते हैं। फिर जनता का राजनीति से लगाव होता है, उलझा नहीं होता। आम जनता राजनीति के प्रति रुचि रख सकती है, लेकिन उसमें उलझती नहीं है। अभिजन वर्ग राजनीति को अपना जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेता है। राजनीति के सागर में ये कूद पड़ते हैं और इसको उसमें उलझे हुए हमेशा रहते हैं, क्योंकि ऐसा उलझाव ही उनको एक खास पहचान देता है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति अभिजनों की प्रकृति निर्धारित करती है। जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी उसी प्रकार से राजनीतिक अभिजनों की प्रवृत्ति बन जाती है। मान लीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो ये लोकतांत्रिक आचरण करेंगे, यदि साम्यवादी व्यवस्था है तो साम्यवादी आचरण करेंगे, यदि फांसीवादी या नाजीवादी व्यवस्था है तो उसके अनुरूप ये आचरण करेंगे। तो जैसी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति होगी इसी प्रकार से इनकी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। अब पेरेटो, जिसने कि राजनीतिक अभिजन पर विशेष अध्ययन किया था, उसने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। वह कहता है कि जन्म से ही व्यक्तियों में अंतर होता है। जन्म से ही, मतलब कि परिवार कैसा परिवार है, तो जन्म से ही होनहार बीरवान के होत ही के पात कहा जाता है। तो जन्म से ही लोगों में एक भिन्नता होती है और इसी भिन्नता के यही भिन्नता आगे चल करके राजनीतिक अभिजन का रूप लेती है। दूसरी चीज, तो इसी आधार पर उच्चता और निम्नता का निर्धारण होता है। इसके बाद दो वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। समाज में हर स्थान पर आपको उच्च वर्ग, निम्न वर्ग मिलेंगे, शासक और अशासक मिलेंगे, शासक और शासित मिलेंगे, स्वामी और दास वर्ग मिलेंगे। हर जगह पर आपको समाज में दो वर्ग मिलेंगे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। तो जो उच्च वर्ग होता है वही राजनीतिक अभिजन कहलाता है। इसके बाद अभिजन संचरण, ये सर्कुलेट होता है। कैसे सर्कुलेट? जो मान लीजिए वर्तमान समय में कोई अभिजन वर्ग है, उसके द्वारा कुछ गलती हो गई, भूल हो गई, तो दूसरा वर्ग उनको रिप्लेस करके उनका स्थान ले लेता है, ये किनारे हो जाते हैं। फिर ऐसी कोई घटना घटी तो ये वर्ग फिर हट जाता है, पहले वाला वर्ग फिर आ जाता है, या कोई दूसरा नया वर्ग आ जाता है। तो राजनीतिक अभिजनों का यह संचरण निरंतर चलते रहता है और जहां पर यह संचरण जितनी तेजी से बढ़ेगा
उतनी अच्छी तरह से राजनीतिक व्यवस्था का संचालन भी होता है। जैसे राजनीतिक दलों के बीच में ये राजनीतिक दलों के बीच चुनाव होते हैं। आज एक दल की सरकार बनी, अगला चुनाव हुआ, दूसरा दल आ गया, फिर कोई दूसरा दल आ गया, फिर कोई दूसरा दल आ गया। इस प्रकार से सत्ता परिवर्तन जिस प्रकार से होते रहता है, इसी प्रकार से राजनीतिक अभियानों में भी संचरण की प्रक्रिया देखी जाती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक वर्ग, एक दल यदि लगातार सत्ता में रहे तो उसमें कई प्रकार की अनुचित बातें प्रविष्ट कर जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए बीच बीच में सत्ता में परिवर्तन का होना भी आवश्यक है। अभिजन और लोकतंत्र, प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिजन जरूर पाए जाते हैं। और लोकतंत्र में तो एक खुला वातावरण होता है, राजनीति में भाग लेने की सबको छूट होती है, सबको अवसर मिलता है। तो लोकतंत्र में तो अभिजन पाए ही जाते हैं। इसमें लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह जो अभिजन वर्ग की धारणा है, यह समानता के सिद्धांत की विपरीत है। ठीक है, समानता के सिद्धांत के विपरीत है, लेकिन यदि हम कहते हैं कि जनता द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, जनता का शासन, जनता का शासन का मतलब क्या पूरी की पूरी जनता शासन कर सकेगी? क्या पूरी जनता के द्वारा शासन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस जनता में से जो चुने जाते हैं वही शासन करते हैं, और ये जो चुने जाते हैं वही राजनीतिक अभिजन कहलाते हैं। तो भले ही यह समानता के सिद्धांत के विपरीत हो, तथापि ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। और दूसरी चीज, अभिजन लोकतांत्रिक मूल्यों और विश्वासों को बनाए रखता है। आम जनता की प्रवृत्ति, आम जनता की आस्था जिन चीजों में होती है उसको बनाए रखने का काम भी यह अभिजन वर्ग करता है, क्योंकि आम जनता प्रायः परिवर्तन नहीं चाहती, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं चाहती। यदि क्रांतिकारी परिवर्तन करना है तो यह अभिजन उस जनता को विश्वास में लेता है, उनको आश्वस्त करता है, उनको तैयार करता है, उनका माइंडसेट बना करता है। उसके बाद फिर इस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसा होता है, अभिजन वर्ग पाए जाते हैं, और गैर लोकतांत्रिक देशों में भी यह अभिजन वर्ग उपस्थित होते हैं। हर जगह पर जहां कहीं भी वीआईपी लोग मिले, ये अभिजन वर्ग है। मतलब यह है, और सभी लोकतंत्र में विद्यमान होते हैं। न केवल लोकतंत्र में अपितु दुनिया की किसी भी व्यवस्था में, किसी भी देश में, हर प्रकार की शासन पद्धति में ये अभिजन पाए जाते हैं। यह है अभिजन का चैप्टर। आपको धन्यवाद।